मुद्दे को लेकर के राजनीतिक जीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी किया बूथ पर बैठे हुए जीवन
आप जाओ आगे आज ही के दिन 11 फरवरी 1968 में ऐसे महामनीषी जिनका जीवन का प्रारंभ रेलवे स्टेशन से हुआ, उनकी हत्या आज ही के दिन मुगल सराय रेलवे स्टेशन के ऊपर अज्ञात लोगों के द्वारा कर दी गई। वो एक रेल यात्रा करते हत्या की इधर चलना वहाँ रेल की देखा गया। ये भी एक सहयोग मात्र है। आज उनका 56वां पुण्यतिथि का कार्यक्रम हम सब लोग यहाँ वो श्रद्धांजलि देने पधारे हैं। 25 सितंबर 1916 को इसी स्थान पर ऐसे युग पुरुष ने जन्म लिया, उनका लालन पालन हुआ और आज उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम सब लोग चल रहे हैं। और हमारे कई प्रोजेक्ट हैं। उन्होंने जो प्रेरणा दो बत्ती है, कंधे हैं, दीपक है। एकात्मवाद, उस समय जब पूंजीवाद और समाजवाद का मुकाबला दुनिया में था, इस महामनीषी तब तक सही मायने में भारत नहीं बन पाएगा। अंत्योदय इस प्रकार का एक प्रेरणा का संदेश हम सबको दिया और आज हम देख रहे हैं उनके दिए हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलकर पूरी दुनिया में भारत फिर से बढ़ा हुआ उधर प्रतिष्ठित हुई भारत की मान्यताएं, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत की रीति रिवाज, भारत की परंपराएं। बीच में कुछ कालखंड ऐसा आया हमारी अपनी कमियों से, हमारी अपनी गलतियों से अथवा किसी अन्य कारणों से हमने अपने संस्कारों को भूला। हम सबको ध्यान होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उन्होंने सब कुछ हमको दिया, जिसको देखकर, जिसको मानकर, जिसको सुनकर आज हम सबको गर्व होता है। और उन्होंने जो मार्ग हम सबको दिखलाया, उस मार्ग पर चलकर हम सब लोग जो कर रहे हैं उसको बेहतर करेंगे। ऐसी प्रेरणा हम सबको उनसे मिलती है। सर थोड़ा सीधा कर दीजिए। थैंक यू। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं, उनका जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं लगता है बार-बार पढ़े, जितना पढ़ते हैं तो लगता है रह गया। सारा क्लियर करा देगा और पढ़े अमर रहे।
राजस्थान का ही सही लोग। भाई साहब प्रणाम। आप सब की तरफ से कर्तव्य धर्मी बजाकर उनका हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनके साथ में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, कैबिनेट मंत्री, आप भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे बीच में समय से उपस्थित हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हमारे बीच में समय से उपस्थित हैं। कृपया कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, व्यवस्था बनाए रखें। सभी कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करूंगा, कृपया व्यवस्थाओं में सहयोग करें। इधर 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 से हटिए, इधर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मदन लाल जी शर्मा साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनके साथ में सफल बनाने में समिति को मिला। समिति आपकी बहुत बहुत आभारी है। हम लोग अनुभूति कर रहे होंगे, जब से हम लोग इस समिति में हम जुड़े हैं तब से हमारा नियमित ही आना होता है। हम सब लोगों ने अनुभव किया है, ये एक ऐसी जगह है, इस स्थान में प्रवेश करने मात्र से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तब लगता है कि वास्तव में एक ऐसे महामनीषी, एक महामानव की उनका संस्कार सृष्टि का केंद्र सुनेंगे। ये सब आपको भी ये सब देखने वाले कृपया अपना अपने स्थान पर विराजें। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बनी रहे, इसकी भी चिंता हम सबको करनी चाहिए। अभी मूर्ति पर पुष्पांजलि करके कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को साथ में समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल जी सीबा साहब, आदरणीय अवतार सिंह जी राठौड़ साहब, और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, आज के इस कार्यक्रम के सभी सम्मानीय अतिथि मंच पर पहुंच चुके हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी राष्ट्रगीत के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थान से खड़े होंगे।
वरिष्ठ खेल जिन्होंने खेल के माध्यम से हम सबका मान बढ़ाया, ऐसे कैबिनेट मंत्री उद्योग के आदरणीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हम सबके चिरपरिचित श्रद्धेय निम्बाराम जी भाई साहब और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी गौतम साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो। हमारे यहाँ एक अतिथि के स्वागत की परंपरा रही है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। श्रीमान प्रताप भानु सिंह जी शेखावत, मोहनलाल जी ये सामने से थोड़ा साइड। जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब के स्वागत के लिए श्रीमान अरुण जी भाई साहब, कन्हैयालाल जी बेरवाल साहब, राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, पवन जी जयमन, श्री माल सिंह जी पधारेंगे। पवन जी जयमन पुस्तकों का सेट देंगे। श्रीफल श्री माल सिंह जी भेंट करेंगे। आगे के लिए रमेश जी आर्य, सिद्धार्थ जी खन्ना, भट्टराम जी कुमार, अश्विनी दलवी जी, आप भी तैयार रहें। श्रीमान निम्बाराम जी साहब, आपने जोधपुर से बीकॉम एमए करके प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। 1991 में बुढ़ा मलानी बलोत्रा नगर तहसील प्रचारक रहे, गंगानगर जिला प्रचारक रहे। 95 से 2000 गंगानगर जिला प्रचारक, 2000 से 2003 पाली जिला प्रचारक, 3 से 7 बाड़मेर विभाग प्रचारक, 9 से 12 बीकानेर के। साहब ऊपर ही चले जाओ, मंच पे थे। अश्विनी जी, भट्टराम जी कुमार, सिद्धार्थ जी खन्ना, रमेश जी आर्य,
आदरणीय राठौड़ साहब 2004 ओलंपिक रजत पदक विजेता रहे हैं निशानेबाजी में। आपने पद्मश्री विभूषित, अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न और अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त। आप पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में आप राजस्थान सरकार में उद्योग मंत्री के नाते अपना कार्य देख रहे हैं। पृथ्वी सिंह जी प्रतीक चिन्ह देंगे। श्रवण जी श्रीफल भेंट करेंगे। 70 किलोमीटर। स्वागत की इस परंपरा के बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल जी छीपा साहब से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। मुख्य अतिथि और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजना के अनुसार उनके विचार के अनुसार उनकी दृष्टि में जो मुख्यमंत्री होना चाहिए ऐसे भजनलाल जी, हमारे विशिष्ट अतिथि राजवर्धन सिंह जी जिन्होंने देश और दुनिया में खेल के क्षेत्र में हमारा नाम किया, समारोह के अध्यक्ष राकेश सिंह। मित्रों, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जिनको आज दुनिया के एक महामानव जिसने आज की दुनिया के लिए एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत दिया, उनकी 56वीं पुण्यतिथि में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पधारे हैं। मित्रों, यह स्थान ऐसा स्थान है जहां दीनदयाल जी का बचपन गुजरा, जहां संस्कार उनमें विकसित हुए, जहां उन्होंने कई तरह की समस्याएं झेली, उनका समाधान किया और भारत का नाम दुनिया में करने के लिए सफल हुए। मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति 2019 से कार्य कर रही है और इसके अंतर्गत हमने पंडित दीनदयाल जी का जो विचार दर्शन है, उनके अलग अलग विषयों में अवधारणाएं हैं। अंत्योदय की अवधारणा, एकात्म मानव दर्शन की अवधारणा, एकात्म अर्थनीति की अवधारणा, अपरमात्रिक कृषि की अवधारणा, अदेव मातृका कृषि की अवधारणा, अपरमात्रिक उद्योग की अवधारणा, अधिलवण का सिद्धांत, ऐसे कई सिद्धांत दिए हैं जिन पर आज कार्य करने की आवश्यकता है। उनकी सारा जीवन रेल में बीता, अधिकांश वहीं उन्होंने पढ़ाई की, वहीं उन्होंने लिखा। मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने रेल में चलते चलते इतना साहित्य का सृजन किया हो। ऐसे महामानव के विचार को हम, ये समिति है, पूरे देश और दुनिया में प्रसारित कर रही है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी गत बार पधारे थे 25 सितंबर को उनकी जयंती के अवसर पर। उन्होंने हर चीज को बड़े बारीकी से देखा और एक पारिवारिक दृष्टि से बातचीत करते हुए उन्होंने हमको निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान एक ऐसी धरती है
जहां उनके 21 वर्ष व्यतीत हुए। जब से वो प्रचारक बने तो प्रचारक जीवन से पूर्व के 26 वर्ष, 21 वर्ष राजस्थान में, 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिताए। प्रचारक बनने के बाद का जो साहित्य है वो हमें उपलब्ध है, लेकिन प्रचारक बनने से पूर्व जो उनकी संस्कार सृष्टि हुई, जो संस्कार विकसित हुए, जो समस्याएं परिवार में आए दिन मृत्यु का दर्शन किए और उनसे बालक के मन में जो प्रभाव पड़ता है, उन सब का मजबूती से सामना करते हुए वो देश और दुनिया को दे सके। यह समिति उन 26 वर्षों का अध्ययन कर उनके पूर्व के साहित्य को सृजन करने का प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो 12 स्थान हैं पूरे देश में, 6 स्थान राजस्थान में हैं, 6 स्थान उत्तर प्रदेश में हैं, जहां पर उनकी संस्कार सृष्टि हुई। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन स्थानों का माननीय योगी जी से संपर्क कर आप दोनों राज्य यदि उनको स्मारक का रूप देते हैं, उनको भवनों का रूप देते हैं, तो वहां की जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो उनसे प्रेरणा ले सकेंगे। हमारा यह कार्यक्रम हर बार आप लोगों के सबके सहयोग से बहुत अच्छा होता है, और यदि यहाँ सड़क की व्यवस्था थोड़ी ठीक हो जाए, यहाँ के जो स्कूल कॉलेजेज हैं वहाँ पर पर्यटन जो नीति है उसके अंतर्गत बच्चों को प्रेरणा देने की दृष्टि से शिविर में आने के लिए, मेलों में आने के लिए यदि सरकार की तरफ से कुछ आदेश हो जाए, उनको जानकारी मिल जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ जो रेलें हैं यहाँ रुकती नहीं है, वो रुक जाए, और विशेष रूप से यातायात की जो व्यवस्था है, सड़क, रोडवेज है, प्राइवेट बसें हैं, वो 2 किलोमीटर पहले तक तो आती है, लेकिन यहाँ तक अगर आ जाए तो दीनदयाल जी के अनुयायियों को, लोगों को आने में सुविधा होगी। मैं आप सबकी ओर से सभी अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पधारे, हमारे निमंत्रण पर आप लोगों को बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। भावी योजनाओं के लिए मैं समिति के सचिव प्रताप भानु सिंह जी से आग्रह करूंगा, आए और अपना विषय रखें। स्मारक, इसकी वर्तमान और भावी योजनाओं के बारे में हमारी ऐसी मंशा है कि ये देश का सर्वश्रेष्ठ स्मारक बने। उसके लिए राष्ट्रीय स्मारक की केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो, उसके लिए राज्य सरकार इसकी अनुशंसा करे, जिससे कि ये राष्ट्रीय स्मारक बन सके। दूसरा मेरा इसके अंदर आग्रह है कि स्मारक के लिए वित्त विभाग से इस स्मारक के लिए अलग से बजट आवंटित हो, जिससे कि इस स्मारक की देखरेख और व्यवस्था चल सके। समिति ने यहाँ पास में ही भामाशाहों के सहयोग से एक 3 बीघा जमीन क्रय करी है, जिस भूमि के अंदर अपने प्रदेश के अच्छे वास्तुविद उनके साथ बैठ के अच्छा भवन बनाने की चर्चा चल रही है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ भवन बनाने का ऐसी योजना है, जिसमें एक शोध केंद्र होगा जो पंडित दीनदयाल जी के विचार दर्शन पर कार्य करेगा। एक प्रशिक्षण केंद्र जिसमें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस प्रकार का एक प्रशिक्षण केंद्र भी इसमें स्थापित किया जाएगा। भवन के अंदर 500 से संख्या का एक ऑडिटोरियम बनाने की योजना है, और उसके साथ ही 25 से 50 लोगों के बैठक करने के लिए एक मीटिंग हॉल जैसा बनाने की योजना है। पुस्तकालय हो एक उच्च स्तर का,
महिला कौशल विकास केंद्र की स्थापना होगी, जिसके अंदर शिक्षा प्रकोष्ठ, कृषि प्रकोष्ठ, पर्यावरण प्रकोष्ठ, इस तरीके के इसके अंदर अलग अलग प्रकोष्ठ होंगे, जिसके अंदर दीनदयाल जी के दर्शन से, दीनदयाल जी ने जो दर्शन दिया है उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। योग में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर गर्भ संस्कार तपोवन केंद्र की स्थापना की जाएगी। शोधार्थियों के आवास की व्यवस्था होगी, जो यहाँ शोध करने इस स्मारक में आएंगे अभ्यर्थी, उन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था होगी, भोजनशाला की व्यवस्था होगी। भवन पंडित दीनदयाल जी के संपूर्ण जीवन दर्शन व विचार एकात्म मानव दर्शन को दर्शाकर मन में स्थापित करने के लिए एक ऐसी कल्पना की गई है, जिसमें लगभग 55 से 65 करोड़ रुपए का व्यय होने वाला है। इस प्रकार की कल्पना हमने की है आगे की योजना के लिए। मोहन जी भाई साहब से आग्रह करूंगा, कुछ पुस्तकों का विमोचन इस प्रकार से कुछ बताएंगे। पधारे में क्रॉप सेंसर लग जाएंगे। ये समिति RF वाले प्रचार प्रसार का तो कार्य करती है, लेकिन साथ साथ शोधार्थियों को, शिक्षकों को भारतीय ज्ञान को बढ़ाने की दृष्टि से लिखने के लिए प्रेरित करती है। उनको दिक्कत होती है। इस दृष्टि से हमने कुछ एग्जीबिशन लगाई। एक भारतीय ज्ञान परंपरा की एग्जीबिशन है और उसमें पिछले 15-20 वर्षों से भारत का तरह तरह का ज्ञान है वो वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अभी जो जिनका विमोचन है, समिति के 2 प्रकाशन है। मैं सचिव जी से आग्रह करता हूँ कि उनको लाएं। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश और दुनिया को अपील की है कि भाई मैंने इस स्मारक को कैसा देखा वो, और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 12 संस्कार सृष्टियां, जैसे अपना 12 ज्योतिर्लिंग की कल्पना है, वैसे ही 12 स्थान जिनको हम विकसित करना चाहते हैं। तो मैं अतिथियों से आग्रह करता हूं कि उनका विमोचन करें। भाई रमेश सामरिया, इन्होंने योग की पुस्तक लिखी है। योग का आधारभूत अध्ययन, योग का आधारभूत अध्ययन, ये सीकर विश्वविद्यालय में, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। आप खड़े हो जाएं वहीं पर। बाहर खड़े हो जाएं। इन्होंने पिछले 20 वर्षों से मैनेजमेंट में भारतीय प्रबंधन क्या है, तो उस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा, श्रीमद् भागवत गीता फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पर्सनैलिटी ऑफ फॉर यूथ, और इससे भी 10-15 किताबें और लिखी हैं। श्रीमती मैंने से कहा कि मैडम कुछ लिखिए, आप तो परिवार की हैं। तो भाई साहब मेरे को तो लिखने का नहीं आता है। मैं कि आप गलती लिखिए, आप लिखिए। और एक अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति की पाठशाला। धन्यवाद। मुख्य प्रधानमंत्री जी को कि अब नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को पाठ्यक्रम में डाल दिया गया है, और ये अब हर व्यक्ति का दायित्व है कि इसको पढ़े। प्रोफेसर भटनागर यहाँ 88 वर्ष के हैं। अभी कह के मैं मरने से पहले सब लिख कर जाऊंगा, वो बराबर लिखते रहते हैं। तो ऐसे कई विद्वान हैं जो भारतीय। कैबिनेट मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब से आप पधारें और अपना उद्बोधन हम सबको दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में आज ढानक्य में पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, प्रदेश के लाडले
और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, और जोर से बजाइए ताली। मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर पधारे। मेरी विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, थोड़ी और इज्जत रख लीजिए। श्री निम्बाराम जी, हमारे राजस्थान के उद्योग को आगे ले जाने वाले उद्योगपति समाज सेवी श्री राजेश गौतम जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष मोहनलाल जी छीपा, यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ नेतागण जो मेरे सामने विराजमान हैं, अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र राठौर साहब, नारायण पंचारिया जी, और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मेयर, पार्षद, हमारे सरपंच साहिबान यहाँ पे दिख रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी को आज इस कार्यक्रम में यहाँ देखकर मुझे खुशी है, गर्व है इस बात से भी कि ये मेरा खुद का गौरव है, गर्व है कि इस क्षेत्र का, जहाँ पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ, जहाँ वो बड़े हुए, जहाँ उन्होंने एक साधारण बालक से एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ध्रुव तारा बनने का जो सफर पूरा करा, वो हमारा लोकसभा भी क्षेत्र है और विधानसभा भी क्षेत्र। भारतीय जनसंघ के संस्थापक के सदस्य श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी को आज पुण्यतिथि पर देश भर के अपने परिजनों की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित दीनदयाल जी का जीवन पूरी तरह से समर्पित रहा उनके उद्देश्यों, उनके सिद्धांतों, अंत्योदय का उनका सिद्धांत, और यही वो सिद्धांत है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मार्गदर्शन करा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गवर्नेंस मॉडल है वो इसी अंत्योदय पर आधारित है। इस अंत्योदय का मतलब क्या था? पंडित दीनदयाल जी चाहते थे कि सरकार की, समाज की समस्त योजनाएं सबके लिए हो, लेकिन उसमें वरीयता उस व्यक्ति के हो जो छोर के अंत में खड़ा हुआ है, जो पंक्ति के अंत में खड़ा हुआ है, उसको प्राथमिकता दी जाए। आज जब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान चला रही है, उसका भी लक्ष्य, उद्देश्य यही है कि जिस भारत की आत्मा गांव में बसती है, सरकार की एक एक योजना उस गांव के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। ये जागरूकता भी होनी चाहिए और वो सारी योजनाएं उस व्यक्ति तक भी पहुंचनी चाहिए। हमें गर्व है इस बात का भी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। कहां 11वें स्थान पर होता था और उसके लिए भी तालियां बजती थी, आज 5वें स्थान पर है पूरी दुनिया के अंदर। और खूबी यह है कि जो 5वें स्थान पर है अर्थव्यवस्था, उसकी ताकत दिल्ली तक सीमित नहीं है, बैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के एक एक ढाणी में, एक एक घर में वो ताकत पहुंच रही है। अंत्योदय की दिशा में जब काम करते हैं तो गैस सिलेंडरों की कीमत को कम करते हैं, अन्नपूर्णा योजना की थाली के अंदर जो भोजन है उसको और बढ़ाते हैं, और साथ साथ प्रदेश के अंदर गांव तक हर योजना पहुंचाने का प्रण लेते हैं। हमें सभी कार्यकर्ता जो इस काम के अंदर शामिल होते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पार्टी की वो ताकत है, अंत्योदय को प्राप्त करने में आप सबकी ताकत जरूरी है। आज 550 साल बाद हमारा राम मंदिर बनके तैयार हुआ है। इस अर्थव्यवस्था की ताकत से, इस अर्थव्यवस्था और लीडरशिप की ताकत से आज उस देश के अंदर एक भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है, जहां पर किसी दूसरे धर्म का स्थल बनता ही नहीं था। कल 14 तारीख है, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई के अंदर स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कल करने जा रहे हैं। ये ताकत है भारत। और चाहे स्वामीनारायण मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे पुराना संसद भवन हो, चाहे नया संसद भवन हो, कहीं ना कहीं उसमें राजस्थान की याद हमेशा के लिए कैद है। ये राजस्थान के पत्थर हैं जो इन सभी जगह लग रहे हैं।
हजारों साल तक ये पत्थर रहेंगे, वो नक्काशी रहेगी, राजस्थान की खुशबू, भारत की भूमि और यूएई और जहां जहां ये पत्थर लगाए उस भारत राजस्थान की खुशबू वहां तक जाएगी। आज इस कार्यक्रम में मैं भाग ले पाया, आप सबके सामने मुझे बोलने का अवसर मिला, दीनदयाल जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि दे पाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत कर पाया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत्योदय की जो यात्रा है वो लगातार चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा प्रचंड हमेशा लहराता रहेगा, गांव गांव तक जो अंतिम व्यक्ति है वो मजबूत होता रहेगा। और वो समय दूर नहीं है जब विकसित भारत इसी लक्ष्य से, इसी सिद्धांत से संपूर्ण होगा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र इस अगले 25 साल के अंदर भारत बन के तैयार हो जाएगा। मैं उसके लिए जो मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल जी कर रहे हैं, मैं उनको फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल जी ऐसे ही थे हमारे, जिनका जीवन दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, गांव, किसान के लिए उन्होंने जीवन जिया ही नहीं, अभी तो उन्होंने जीवन के अंतिम सांस भी इस भारत माता की गोद में, इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व उन्होंने अर्पण कर दिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी से आग्रह करूंगा वो अपना उद्बोधन हमको दें। उसके बाद में काव्य गीत होगा। काव्य गीत के बाद में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय निम्बाराम वैसाव का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। निम्बाराम जी, आदरणीय मंच पे पधारे सभी सम्मानीय अतिथि एवं मेरे समक्ष बैठे दूर दूर से पधारे सभी माननीय अतिथियों का मैं इस अवसर पे नमन करता हूँ। और इस यादगार अवसर पर दो शब्द बोलने का मौका पाकर अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। जो भी शब्दों में ढालना मुमकिन नहीं है, व्यक्ति में सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसका विकास ही समाज का और देश का विकास कर सकता है। सबसे पहली वरीयता उस व्यक्ति को दी जाए जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है। इसी के साथ उन्होंने जो एक अवधारणा इस बात की दी कि अपने कालीकट सेशन के अंदर उन्होंने जो कहा था, वी आर प्लेज टू सर्विस नॉट टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और टू ए सेक्शन बट टू द एंटायर नेशन। राष्ट्रवाद की इस भावना के साथ में उन्होंने बोला कि हर कंट्री मैन का ब्लड मेरा ब्लड है, हर कंट्री मैन की फ्लैश मेरी फ्लैश है, एंड वी शैल नॉट रेस्ट टिल वी आर एबल टू गिव एवरीवन ऑफ देम ए सेंस ऑफ प्राइड दैट दे आर एबल टू गिव एवरीवन ऑफ देम ए सेंस ऑफ प्राइड दैट दे आर चिल्ड्रन ऑफ भारत माता। अगर माता शब्द इसमें से हटा दिया जाए तो ये केवल एक जमीन का टुकड़ा मात्र है। इस श्रद्धा सुमन के साथ, इस अर्थ के साथ उन्होंने कहा कि वी शैल मेक मदर इंडिया सुजला सुफला, मीन्स पानी से और फलों से भरपूर ऐसी भारत माता का हम निर्माण करें और अंत्योदय की भावना से इसको लेकर के आगे बढ़ें। लेट अस डेडिकेट आवरसेल्व्स टू द टास्क। और आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत और इंक्लूसिव ग्रोथ के इसी मॉडल को लेकर के कार्यरत है। आइए हम सब मिलकर के उस अवधारणा को सफल बनाएं और अपने देश को एक फक्र करने लायक, एक जिस स्थिति में आज हमारी सरकार ने हमें पहुंचाया है, वहाँ हम सब मिलकर के इसमें काम करें। जय हिंद। विश्व गगन पर भारत देश की फहरे फिर से अरुण पताका, प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा, प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा, अविरल जो अमृत बरसाता, फहरे फिर से अरुण पताका, फहरे फिर से अरुण पताका।
पश्चिम दर्शन भोगवाद से त्रस्त खड़ी मानवता सारी, वायु जल का घोर प्रदूषण, विकास रचना अनिष्टकारी, वेद ज्ञान से करें प्रकाशित, वेद ज्ञान से करें प्रकाशित, व्यष्टि सृष्टि का जीवन नाता, फहरे फिर से अरुण पताका, फहरे फिर से अरुण पताका। ऋषि मुनियों की इस धरती ने सदा जगत को अपना माना, मानव ही क्या जड़ चेतन में उसी परम सत्ता को जाना। एक सत्य अनगिन रूपों में, एक सत्य अनगिन रूपों में, सुख शांति आनंद प्रदाता, फहरे फिर से अरुण पताका, फहरे फिर से अरुण पताका। बलशाली ही भूमंडल में मान प्रतिष्ठा वैभव पाए, शक्तिहीन के श्रेष्ठ तत्व भी जाते हैं जग में ठुकराए। पहचाने निज शक्ति गौरव, पहचाने निज शक्ति गौरव, बनना है नव युग निर्माता, फहरे फिर से अरुण पताका। विश्व गगन पर भरत देश की, फहरे फिर से अरुण पताका। प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा, प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा, अविरल जो अमृत बरसाता, फहरे फिर से अरुण पताका, फहरे फिर से अरुण पताका। में महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। 2 मिनट के लिए भाई साहब अपना उद्बोधन रोकेंगे, कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा, हम सब लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, ऐसा आप सबसे आग्रह है। मैं भाई साहब पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज उनकी और 56वीं पुण्यतिथि, हम सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि भावांजलि शब्दावली देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जीने वाले ऐसे अनेक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु भगिनी यहाँ पर आज उपस्थित है। पिछले 5 वर्षों से एक गरिमापूर्ण व्यवस्थाओं में ये आयोजन यहाँ पर वर्ष में 2 बार होता है। दीनदयाल जी के जन्म दिवस पर और उनकी पुण्यतिथि पर। मैं भी समिति के साथ में और जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए लगभग प्रत्येक कार्यक्रम में एक कोविड वाले को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित रहे थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों के और इंतजार के बाद राजस्थान के और
नूतन मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, इस समिति के अध्यक्ष महोदय व उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन, माता भगिनी, कार्यक्रम में विलंब होने के कारण से दीनदयाल जी के जीवन को हमने पर्याप्त सुन लिया और कई बार सुन लिया। यहाँ के स्मारक, उसकी संपूर्ण व्यवस्था रचना, इन सब के बारे में भी हमने सुना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो निर्माण हुआ वो जिस व्यवस्था के तहत हुआ, जिस तंत्र में, जिस कार्यशाला में वो विकसित होकर के और आगे बढ़े और उस विचार का उन्होंने नेतृत्व किया। हम कहते हैं कि जो हमारा विचार है वो पुराना है। हम जिस काम को करते हैं हमने ही कुछ नया खड़ा किया, ऐसा नहीं है। तंत्र है नूतन भले चिर पुरातन साधना। तो मूल जो भारत का प्राचीन विचार है, भारत की संस्कृति और भारत की विरासत, इस विचार को लेकर के, और जिसको आज की परिस्थिति में हम बोलते हैं युगानुकूल, समय के साथ कैसे वो विचार विजयी हो, ये जो एक विजन और एक दृष्टि, 100 वर्ष पहले जो विचार का कार्य प्रारंभ हुआ था संघ का, और उसके अंदर निर्मित जो सैकड़ों इस प्रकार के श्रेष्ठ महापुरुष जो खड़े हुए, उनमें से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी हैं। और इसलिए दीनदयाल जी ने व्यष्टि से समष्टि तक का चिंतन किया। विश्व भर में अनेक प्रकार की विचारधाराएं चलती है, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है, लेकिन हम श्रेष्ठ क्यों थे? हम क्यों विश्व गुरु कहलाते हैं? ऐसा जो भारत है, किसी कारण से इस प्रकार की बीच की जो परिस्थितियां निर्माण हुई, संघर्ष का एक लंबा दौर चला, उसके कारण से हमारी व्यवस्थाएं खराब हो गई, बिगड़ गई। और यदि हम विचार करेंगे तो लंबा संघर्ष का दौर रहा तो हमारी जितनी भी अच्छाइयां थी वो सब रूढ़ियों और कुरीतियों में भी बदल गई। और इसलिए उस प्राचीन भारत के विचार को पुनः भारतीय समाज के अंदर स्थापित किया जाए तो इसका आधार कौन होगा? तो व्यक्ति होगा। व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और उससे संपूर्ण विश्व। हम सब ने पंडित दीनदयाल जी के इन विचारों को लेकर के और इस देश के अंदर जो अनेक काम खड़े हो रहे हैं, तो मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी अभी आप सबने G20 उसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। तो G20 का स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यही भारत का विचार है। लेकिन जैसे लोग दीनदयाल जी ने गढ़े, उन्होंने युगानुकूल इस विचार को संपूर्ण विश्व के अंदर कैसे स्थापित किया जा सकता है, उसकी एक रचना और योजना आज इस देश के अंदर चल रही है। पिछले वर्ष अपने देश के अंदर स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। यानी अंग्रेजों को गए हुए 75 वर्ष हो गए। तो 75 वर्ष से अपने ही लोगों का शासन है। और इसलिए आज जब हम विचार करते हैं तो हम कहां खड़े हैं? स्वाधीनता का संपूर्ण जो आंदोलन हमने लड़ा, उसमें बताते हैं कि स्व की त्रयी के आधार पर लड़ा था। स्वधर्म, स्वदेश और स्वदेशी,
इस मंत्र से स्वाधीनता का आंदोलन लड़ा गया, तो स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद इन 75 वर्षों का भी हिसाब किताब होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, हम कितने आगे बढ़े और अब आगे की क्या योजना हो सकती है। तो इसको लेकर के पंडित दीनदयाल जी के उन विचारों को आत्मसात करके और शासन चलाने वाले ऐसे सभी श्रेष्ठ जनों ने एक आह्वान रखा हमारे सामने, वो है कि ये अमृत काल का समय है। तो हम योजना यदि करते हैं तो 2047 का भारत कैसा हो, उसके बारे में एक योजना बननी चाहिए। अर्थात ये जो 25 वर्ष है ये अमृत काल का समय है। अमृत काल के इस समय के अंदर जन जन के मन में एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा, एक भाव निर्माण करना पड़ेगा, एक कर्तव्य निष्ठा जगानी पड़ेगी और अपने देश और समाज और राष्ट्र के प्रति एक प्रतिबद्धता सबके मनों में इस प्रकार की स्थापित करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर के जब हम आगे बढ़ने शुरू हुए तो विषय खड़ा हो रहा है अब आज देश के अंदर कि ये परिवर्तन कौन करे। तो हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता का प्रमुख स्थान होता है। पहले राजा के घर राजा जन्मते थे, अब लोकतंत्र में जनता के वोट से राजाओं का जन्म होता है और इसलिए जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो एक प्रकार के राजा ही होते हैं। लेकिन लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, तो जनता की एक बड़ी अपेक्षा होती है। लेकिन आप सभी पंडित दीनदयाल जी का यदि जीवन पढ़ेंगे तो कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सत्ता के बल पर परिवर्तन करेंगे। हम बोलते भी हैं केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। तो समाज कैसा है उसके आधार पर परिवर्तन आएगा, क्योंकि राजा वही होगा जो हमारे बीच में से जाएगा। यानी जैसा समाज होगा, पहले बोलते थे ना जैसा राजा वैसी प्रजा, अब कहते हैं जैसी प्रजा वैसी राजा, वैसा राजा। तो इसलिए समाज को खड़ा करना पड़ेगा, समाज को तैयार होना पड़ेगा। अब ठीक है, पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय विचार का यहाँ पर वर्णन होता है। तो अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति। अभी मुख्यमंत्री जब यहाँ पधारे तो एक प्रदर्शनी पंडाल तक मैं भी साथ था, तो वहां पर वो सारे फोटोग्राफ लगे हुए हैं, वो देखे गए। अभी तक जो 5 वर्षों में यहाँ इसके लोकार्पण से लेकर के जितने आयोजन हुए, तो भागते दौड़ते एक मुख्यमंत्री जी का भी फोटो छपा हुआ है। वो पहला कोई कार्यक्रम था राजनाथ सिंह जी का, जिसकी व्यवस्था में ये आगे दौड़ रहे हैं। तो मेरे मन में वैसे ही भाव आया कि वास्तव में दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का विचार है वो आज राजस्थान में स्थापित है। जो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा था वो आज मुख्यमंत्री है। लेकिन समाज का बड़ा वर्ग है, वहां तक ये भाव, ये विचार, ये जानकारी कौन पहुंचाएगा? तो एक तंत्र खड़ा करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और इसलिए हर नागरिक के मन में एक भाव निर्माण हो, उसको ये लगना चाहिए कि मैं एक विकसित भारत में रहता हूं। देश में पंचप्रण की चर्चा हो रही है, आपने कई मंचों से सुना भी होगा। अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि मैं एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा हूं, ऐसा मेरा देश है। दूसरी बात है कि औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकालना अपने आप को, गुलामी की मानसिकता से। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था साहब, सब अंग्रेजों की देन है, इससे बाहर निकलना। तीसरी बात कही गई है कि अपनी संस्कृति और विरासत के प्रति एक गर्व का भाव होना चाहिए, एक अभिमान का भाव होना चाहिए। चौथी बात कही गई है देश की एकता और एकात्मता। जब एकता की बात करते हैं तो देश की सीमाएं होती है, केवल सीमाओं की सुरक्षा नहीं तो आंतरिक सुरक्षा का भी विषय उठता है। तो आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से हम कितने सतर्क हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारे मन में क्या भाव है। तो देश की एकता, और दूसरा है एकात्मता। एकात्मता का मतलब है कि जो विविधता में एकता, भारत की विशेषता के उद्घोष जब अपन लगाते हैं तो अनेक प्रकार के महापुरुष हमारे यहाँ पर हुए। आज सामाजिक सद्भाव की बात भी चलती है, तो सभी महापुरुष हमारे हैं, सभी भाषाएं हमारी है, सब भाषाएं भारत की जितनी है वो सब राष्ट्रभाषा है।
भारत के समाज के अंदर किसी भी मत पंथ परंपरा के अंदर जन्मे हुए ऐसे जो श्रेष्ठ महापुरुष है, जिन्होंने गो रक्षा के लिए ज्ञान दिया, वो सारे महापुरुष मेरे हैं। इसलिए कहा देश की एकता और समाज की एकात्मता, इसका विचार आम जन करता है क्या? और एक पंचप्रण में 5वीं बात है, वो है नागरिक अनुशासन, नागरिक कर्तव्य। आम जन का भी कोई कर्तव्य होता है। संविधान के अंदर अधिकार मिले, इसमें कोई शक नहीं है। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन संविधान ने कर्तव्य भी बताए। तो उन नागरिक कर्तव्यों की चर्चा होती है क्या? तो आज एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमको भी लगता है, हमारे अधिकारी भी बोलते हैं, पंडित दीनदयाल जी का विचार है, उसके ऊपर अनेक यहाँ पर श्रेष्ठ पुरुष बैठे जो व्याख्यान कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि इतने वर्षों में हम कहां तक गए? आज जो इतना बड़ा एक भव्य वातावरण देश के अंदर परिवर्तन का जो बना हुआ है, उस समय मेरी भूमिका क्या है, मैं कहां खड़ा हूं? तो वास्तव में हम परिवर्तन चाहते हैं, वो अभी हमने देखा है, उसका यहाँ पर उल्लेख भी हुआ है। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ, वो दृश्य हमने देखा है, वो आनंद देने वाला है, भाव विभोर करने वाला है, जन जन के मन को छूने वाला है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा अभिमान जगा है। लेकिन इतना मात्र होने से तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये आनंद, ये उत्साह, ये जो जागरूकता है, ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। तब फिर एक विषय आया कि आज घर घर के अंदर परिवर्तन के लिए जैसे क्लास लगती है, वैसी घर के अंदर भी एक पाठशाला बननी चाहिए। यानी क्या? तो अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, क्या कभी हम अपने परिवार के सभी लोग मिलकर के देश, समाज, धर्म, संस्कृति, इसके बारे में विचार करते हैं? क्योंकि हम अपना आदर्श दीनदयाल जी को मानते हैं। दीनदयाल जी के उस व्यष्टि से समष्टि तक के संपूर्ण सामंजस्य पूर्ण जीवन, सबके साथ समन्वय करते हुए, वो जब हम भाव लेकर के चलते हैं, तो उसके बारे में वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए हमको कहा है, एक आग्रह किया है कि एक युगानुकूल परिवर्तन में हम विश्वास करें। विश्व भर के अंदर जो अच्छे से अच्छा है, हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारे पास जो अच्छा है, वो संपूर्ण दुनिया को हम दें। धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, कट्टरता के आधार पर भारत का समाज कभी विश्व के अंदर किसी का विद्रोही नहीं बना, किसी का विरोध नहीं किया, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर हमला नहीं किया। जब हम इतने श्रेष्ठ हैं, अभी जो गीत बोला गया ना, इसके अंदर पंक्तियां थी, बलशाली ही भूमंडल पर मान प्रतिष्ठा वैभव पाए, शक्तिहीन के श्रेष्ठ तत्व जाते हैं जग में ठुकराए। हमारे मंत्र बहुत अच्छे हैं, श्लोक बहुत अच्छे हैं, अथाह ज्ञान हमारे यहाँ पर भरा पड़ा है ग्रंथों के अंदर, लेकिन उसको मानता कौन है? हम भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कहा है बलशाली ही भूमंडल पर मान प्रतिष्ठा वैभव पाए। जिसमें बल होता है, ताकत होता है, संगठन होता है, वो अपनी बात विश्व के अंदर मनवा सकता है। युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसका मैंने G20 का एक उदाहरण अभी अभी आपके सामने रखा कि किस प्रकार से संपूर्ण विश्व के सामने भारत का एक चरित्र क्या होना चाहिए, वो भारत की सरकार ने अभी अभी रखा है। एक उदाहरण मैं सब जगह देता हूं। आप सबने देखा होगा कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदय खड़ी है और माननीय प्रधानमंत्री एक एक राष्ट्राध्यक्ष को लाकर के उनका परिचय करवा रहे हैं। तो वो जो बैकड्रॉप लगा हुआ था, पीछे का पर्दा, गौर से देखना वापस जाकर के, तो वो क्या था? वो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर का फोटो था। भारत सरकार को कुछ बुरा नहीं लगा, जिनके मन में योजना आई उनको ऐसा नहीं लगा रे दुनिया को ये क्या दिखाएंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये विरासत के प्रति जो एक गर्व की बात थी, वो दिखाया दुनिया के अंदर कि हम ये थे। और उन यूरोपियन राष्ट्राध्यक्षों को बताते समय कहीं न कहीं ये संकेत भी हो रहा था
कि आपके पूर्वज भी कभी यहां पढ़ करके गए थे, ये वो भारत है। लेकिन हम क्या सोचते हैं भारत के बारे में? विश्व तो भारत को स्वीकार कर रहा, हम कर रहे हैं क्या? तो लगता है कि नहीं, हम अभी भी उस मानसिकता में नहीं आए हैं। इसलिए कहा है कि घर घर में इन विषयों को लेकर के एक संस्कार का काम खड़ा होना चाहिए। उसको हमने कहा है कि समाज परिवर्तन की गति है वो बढ़नी चाहिए। तो ये 4-5 ऐसे बिंदु है, वो मैं रख करके अपनी बात पूरी करता हूं। और जैसा अभी बताया था कि माननीय धनखड़ साहब यदि हमारे बीच में आ जाते हैं तो 2 मिनट उसके अंदर हम रोक देंगे बीच में। तो समाज परिवर्तन के इन कामों को लेकर के एक जिम्मेदारी के साथ में हम सब आगे बढ़े। तो उसमें जितने भी बिंदु है, जिस विचार को लेकर के दीनदयाल जी आगे बढ़े थे, आज वो करने का समय आ गया और गति से करने का समय आ गया, क्योंकि विश्व भारत की ओर देख रहा है। उसमें पहली बात है सामाजिक समरसता। तो आज हमको ये विचार करना पड़ेगा कि अपने यहाँ पर सामाजिक समरसता की क्या स्थिति है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अभी हमारे यहाँ पर जुलाई मास में आपने देखा होगा कि भारत के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को उतारा और वो भी हमको लाइव दिखाया। तो तकनीक के मामले में हम इतने आगे बढ़ गए, लेकिन व्यवहार कैसा है? तो व्यक्ति के नाते व्यक्ति यदि हमको छू लेता है तो हम अछूत हो जाते हैं। ये जो कथनी और करनी का भेद है समाज का, ये समाप्त होना चाहिए। और इसलिए समरसता और सद्भाव, ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है, उनके जीवन का सामूहिक प्रभाव ये दिखना चाहिए, केवल कार्यक्रम तक नहीं। तो समरसता के उन भाव को जागृत